चलिए भाई साहब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव हेड। बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका टॉपिक नंबर 6। राइट सर, टॉपिक नंबर 6 किसके बारे में बात कर रहा है? बात कर रहा है बोले अबाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। सर टाइटल का मतलब यहाँ पे क्या है? बोले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। कौन कर रहे हैं? बोले नॉन ओनर। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा हो सकता है क्या कि जो बंदा किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है वो बोले किसी और को कोई कॉमोडिटी बेच सकता हो? ये ध्यान से सुनिएगा सर। अभी तक हमने जितना भी कंटेंट पढ़ा उसमें हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे को कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहा है, यानी कि जो बंदा यहाँ पे अपने आप को सेलर कहलाना चाहता है, उसका उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। मतलब उस प्रॉपर्टी का वो क्या होना चाहिए? मालिक होना चाहिए भाई साहब। यूजुअली बोले अगर सामने वाला बंदा उस चीज का मालिक नहीं होगा तो ये बंदा क्या इस प्रॉपर्टी को सामने वाले बंदे के पास में बेच सकता है क्या? आंसर इज नो सर। अगर बोले मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जनरल लॉ के बारे में बात करूं, जनरल रूल के बारे में बात करूं, तो क्या कहा गया कि जो बंदा बेचने वाला होगा उसे उस कॉमोडिटी का क्या होना जरूरी होगा? मालिक होना जरूरी होगा। अगर वो बंदा उस कॉमोडिटी का मालिक नहीं है तो ऐसे केस में वो सामने वाले को उस प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर पाएगा? बेच नहीं पाएगा। इस चीज को बताने के लिए बकायदा एक मैक्सिम यूज हुआ है लेटिन लैंग्वेज के अंदर। लॉ की जो पुरानी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है? लेटिन वाली लैंग्वेज। क्या कहता है? सब बोले निमो दैट क्वेड नॉन हैबिट। का बोला सर? कुछ समझ में नहीं आया। कौन सी लैंग्वेज है ये? इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज में पहले अपन बात कर रहे थे, ये सडनली बोले बीच में आपने कौन से वर्ड्स को घुसा दिया जिससे बोले कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब अगर मैं इंग्लिश में कहने की बात करूं, बोले भाई साहब अगर कोई चीज का अधिकार आपके पास में नहीं है तो क्या आप वो अधिकार किसी और को दे सकते हो क्या? बोले नहीं सर। या फिर आप बोले मैक्सिमम वही चीज दूसरे के पास में ट्रांसफर कर सकते हो जिस चीज का अधिकार जो है वो आपके पास में होगा। गॉट द पॉइंट? क्या कहता है वापस से ध्यान से? बोले निमो दैट क्वेड नॉन हैबिट। सो मतलब नोबडी कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ हैज नॉट गॉट। जो चीज तुम्हारे खुद के पास में नहीं है वो बोले किसी दूसरे को कैसे दे सकते हो? या फिर अगर मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से बात करूं तो क्या कहेंगे? सब बोले द सेलर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। मतलब अगर आप कोई चीज के मालिक नहीं हो तो आप किसी दूसरे इंसान को मालिक कैसे बना सकते हो भाई साहब? ये समझ में आया? ये बात यहां पे गौर फरमाइएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको बकायदा ये भी हो सकता है कि ये लेटिन मैक्सिम जो है वो दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि एक काम करो, इसके ऊपर ना बोले पूरा का पूरा कमेंट जो है वो लिख डालो, नोट्स जो है वो लिख डालो। तो क्या कहा गया भाई साहब? ध्यान से। The Latin maxim conveys the general rule of the law as to transfer of the title. क्या कहता है? It means that nobody can give what he himself has not got. मतलब जो चीज आपके खुद के पास में नहीं है वो चीज बोले आप किसी दूसरे के पास में ट्रांसफर कैसे कर पाओगे? Now, when this maxim is applied to the sales of goods, it means that no seller can transfer a better title than he himself has. जो उसके खुद के पास में नहीं है वो किसी दूसरे को कैसे ट्रांसफर करेगा? अगर बेचने वाला जो बंदा है जो किसी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, अगर आप खुद उसके मालिक नहीं हो या इस प्रॉपर्टी में डील करने का आपको खुद को अगर अधिकार नहीं होगा तो आप ये अधिकार किसी और को कैसे दे सकते हो? किसी और को आप ये अधिकार जो है वो कैसे बेच सकते हो? क्या बेच पाओगे क्या? आंसर क्या रहेगा? नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा। देयरफॉर अगर बोले एक चोर है जिसने क्या किया, इस मोबाइल को चोर लिया, मालिक कोई और था और चुरा के कोई और लेके चला गया, ठीक है, एक चोर है, ही कैन नॉट मेक एनी पर्सन द ओनर ऑफ द आर्टिकल स्टोलन बाय हिम इवन दो द बायर पेज फुल प्राइस। अच्छा जी, यहां पे ये वाली लाइन के लिए जो बेस्ट एग्जांपल आपका होगा पीके वाली मूवी। कई बार ये एग्जांपल ले चुके हैं लेकिन यहां पर भी ये एग्जांपल एकदम फिट बैठ रहा भाई साहब। क्या? कोई बंदा है पीके नाम का, उसका बोले कोई रिमोटवा है, ठीक है, एक चोर उसको चुरा के भाग जाता है। एक बात बताइए, क्या अगर उसने उस चीज को चोर लिया तो क्या वो मालिक बन जाएगा क्या? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि नहीं भाई साहब, वो मालिक नहीं कहलाएगा। उस चोर ने उसी चीज को बेच दिया किसके पास में? तपस्वी के पास में। मान लीजिए बदले में 5,000 रुपए ले लिए होंगे। कितना पैसा लिया? 5,000 रुपया जो है वो ले लिया।
गॉट द पॉइंट। अब एक बात बताओ, भले ही आपने प्राइस लेके, किसने, कोई ऐसा बंदा जिसके पास में ओनरशिप नहीं था, उस बंदे ने 5,000 रुपए लेके अगर वो चीज किसी और को बेच दी, तो क्या सही में आपने ओनरशिप बेच दिया क्या? अरे भाई साहब, जब आपके पास में ओनरशिप था ही नहीं तो आप ये दूसरे को कैसे बेच सकते हो? भले ही सामने वाले ने उसके लिए पूरा प्राइस पे किया होगा या जितना भी पैसा पे किया होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। द जनरल रूल इज दैट ओनली ओनर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट कैन ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू द बायर। या तो बोले जो ए नाम का बंदा रहेगा, जो सेलर अपने आप को बता रहा है, ये बोले क्या रहना चाहिए, ओनर रहना चाहिए। अगर ये ओनर नहीं है, मान लीजिए सी नाम का बंदा है, वो ओनर है, तो इसने क्या किया हुआ होना चाहिए कि इस ए नाम के बंदे को बोला होगा, यार देख मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे और भी काम करने हैं, मैं काफी बिजी आदमी हूं, एक काम कर, मैं तुझे ये काम करने की अथॉरिटी देता हूं, मैं तुझे अपना एजेंट बनाता हूं कि ये वाली जो चीज है ना, इसको बोले तू मेरे बिहाफ पे क्या कर दे, बेच दे। ये समझ में? अगर ऐसा नहीं है तो भाई साहब ये बंदा जो है वो बी को क्या नहीं करेगा, प्रॉपर्टी को बेचेगा नहीं। अगर बेच भी दिया होगा तो इस सेल को वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? आप ओनर थे ही नहीं सर, आपको बेचने का अधिकार था ही नहीं, आपने कैसे किया उसको, ये प्रॉपर्टी को बेच दिया। ये समझ में आया? लेकिन भाई साहब एक बात और यहां पे गौर फरमाइएगा कि जहां जहां पे लिखा हुआ है कि दिस इज द जनरल रूल, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एक्सेप्शंस भी रहेंगे। मतलब जो काम करने के लिए पहले वाला पैराग्राफ मना कर रहा है, उसका एक्सेप्शन भी दिया हुआ रहेगा, मतलब वो काम करना इन सर्टेन सिचुएशंस अलाउड भी होगा। सर कब अलाउड होगा, ये ध्यान से सुनिएगा। एक्सेप्शंस काफी सारे हैं। अगर मैं सबसे पहले एक्सेप्शन के बारे में बात करूं तो कहा गया सेल बाय अ पर्सन अंडर द इंप्लाइड ऑथोरिटी ऑफ द ओनर और द ट्रांसफर बाय एस्टॉपेल। सब मतलब ये एक कार है जिसका मालिक है ए, एक कार है जिसका मालिक कौन है, ए नाम का बंदा है, ठीक है। और ए नाम का जो बंदा है उसका एक बेटा है और उस बेटे का नाम है बी, ठीक है। और बी नाम का जो बंदा है उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, सी। एक दिन कैसा होता है कि सी नाम का बंदा जो है वो बी के घर पे आता है और बी के घर पे ए की कार देखता है, ठीक है। सी नाम का बंदा बी के घर पे आता है, दोस्त है, ऑब्वियस सी बात है, घर पे आना जाना जो है वो लगे रहता है। भाई साहब एक दिन आया, पहली बार जब आया तो सी ने कहा यार ये जो कार है ये बोले मुझे बड़ी पसंद आई, कितनी प्यारी कार है बोले। बी ने कहा दोस्त के लिए जान कुर्बान है, तू कार की बात करता है, बोल अगर तुझे ये कार लेनी होगी तो मैं ये कार तुझे बेचने को तैयार। किसने कहा, बी ने कहा। एक बात बताओ कि बी नाम का जो बंदा है क्या वो इस कार का मालिक है क्या? आंसर इज नो सर। मालिक कौन है, ए फॉर एप्पल, यानी कि उसके पापा। कार को बेचने का अधिकार किसके पास में है, सिर्फ और सिर्फ ए के पास में है, उसका बेटा नहीं बेच सकता विदाउट द परमिशन ऑफ ए। लेकिन ये ध्यान से, जिस टाइम पे सी और बी के बीच में ये बातें हो रही थी, उनके पिताजी जो हैं, बी के पिताजी जो हैं, वो बोले वहीं पे मौजूद थे, ठीक है। और बी ने जब ये बात बोली वो सुन रहे थे आराम से, प्यार से। सी भी उनके एक्सप्रेशंस को देख रहा था कि इसके पापा कुछ बोल नहीं रहे, इसके पापा जो है वो कुछ बोल नहीं रहे। और या फिर मान लीजिए बी ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी क्या मैं ये कार इस बंदे को बेच सकता हूं क्या? ए ने वहां पे कंसेंट दे दिया, हाँ ठीक है बेच दे। मालिक ए है, लेकिन ए ने क्या कर दिया, बी को ये अथॉरिटी दे दिया कि हाँ अगर तू चाहे तो ये कार को बेच सकता है। मतलब भले ही मैं ओनर हूं लेकिन इसको बेचने का अधिकार मैंने तुमको दे दिया। और या फिर यहां पे वर्ड क्या यूज किया गया है, ट्रांसफर बाय एस्टॉपेल। जिस टाइम पे दोनों के बीच में ये बातें वहां पे चल रही थी खरीदने और बेचने के बारे में, आप वहीं पे मौजूद थे, लेकिन आपने इस बात के लिए इनकार नहीं किया, आपने इस बात के लिए डिनाई नहीं किया, आपने ये भी नहीं कहा कि बेटा ये कार बेचनी है या नहीं बेचनी, इसका डिसीजन तुम नहीं लोगे, मैं लूंगा। आपने बोला नहीं ऐसा, ठीक है। बाय एस्टॉपेल का मतलब क्या होता है कि पहले अगर आपने इंप्लाइड कंसेंट दिया होगा तो बाद में आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो, आप बाद में इस चीज के लिए डिनाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। ध्यान से देखिए, समटाइम्स द ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज एक्ट और कंडक्ट और ओमिशन cause the buyer to believe that the seller of the goods has the authority to sell them। मतलब सर बोले आपने या तो बोले हाँ बोल दिया, हाँ ठीक है बेच दे, या फिर आपने कंडक्ट ऐसा किया, बी ने कहा पापा कार बेच दूं, बेच।
या फिर ओमिशन, मतलब पापा मैं कार बेचने का सोच रहा था, बेचूं कि नहीं बेचूं, बोले मेरे को नहीं पता, तेरे को जो करना कर दे। इसका मतलब भी क्या हुआ? इसका मतलब भी हुआ कि आपने अथॉरिटी किसको दे दी? अपने बेटे को दे दी। ये समझ में आया? ठीक है। इन सच अ सिचुएशन इफ द बायर बाइज द गुड्स द ओनर इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग फ्रॉम द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, द बायर गेट्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स बॉट फ्रॉम सच अ सेलर। ये समझ में आया? वापस ध्यान से, ओनर कौन है? ओनर बोले डैड है। सेलर कौन है? सेलर बोले सन है। ठीक है। अंडर विच अथॉरिटी? बोले इंप्लाइड अथॉरिटी। और बायर कौन है? थर्ड पार्टी है। बायर यहां पे इस बंदे को पैसा पे कर दे रहा है और इसने जो इसको ये ट्रांसफर किया होगा इसे वैलिड ट्रांसफर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा था आपको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, लेकिन आपने कोई ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कंसेंट था ये वाली चीज के लिए। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। सेकेंड वाला पॉइंट यहां पे आपका आता है सेल बाय द मर्केंटाइल एजेंट। इसमें तो बोलना ही क्या है, सीधी सीधी बात है कि जो बंदा प्रॉपर्टी का मालिक था उसने किसी और को अथॉरिटी दे दी कि भाई साहब मेरे बिहाफ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये तुम किसको सेल करो? बायर को सेल करो। मर्केंटाइल एजेंट, गुड्स बेचने के लिए, जब बहुत सारे गुड्स होते हैं उनको बेचने के लिए आपने एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है कि ये बंदा क्या करेगा? सेल करेगा। तो ये तो अंडरस्टूड है भाई साहब कि अथॉरिटी है उसके पास में बेचने की, राइट? ध्यान से देखिएगा, when a mercantile agent sells good, the buyer gets a good title to the goods although the agent himself is not an owner. So वो तो किसी और के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो वो ओनर कैसे होगा? लेकिन अलाउड है सर। क्यों? ओनर ने तो खुद नहीं बोला कि ये गुड्स को बेचने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है, एक काम कर तू जाके ये चीज को बेच के आ जा। एग्जाम्पल, आपने मूवी देखा होगा भूतनाथ, ठीक है? हालांकि वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने की बात जो है वो करी जा रही थी। क्या हो रहा था वहां पे? अमिताभ बच्चन के मरने के बाद में उसका जो बेटा है जो यूएस में रहता है, इंडिया में किसी मैनेजर को अपॉइंट करता है और कहता है कि ये प्रॉपर्टी को रेंट पे देना है, तुम देख लेना, ये प्रॉपर्टी को बिकवाना है, तुम देख लेना, तुम भी बेच सकते हो। पूरी अथॉरिटी बोले मैंने क्या कर दिया? तुमको दे दिया, लेकिन जो पैसा आएगा वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना। अगर ये वाला काम इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है। एजेंट के पास में आप गए, आपने जाके कहा यार ये कार बिकवानी है भाई साहब, है मैं कहाँ OLX पे डालते घूमूंगा, मैं कहाँ लोगों से बात करते घूमूंगा, मेरे पास में उतना टाइम नहीं है, ना ही मैं लोगों से फोन वगैरह पे बात कर सकता हूँ, एक काम करना प्लीज तुम ये वाला काम जो है वो करवा देना। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। चलिए, द एक्सेप्शन इज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या है कंडीशंस? पहला पॉइंट, द सेलर मस्ट बी अ मर्केंटाइल एजेंट। सेलर क्या होना चाहिए? मर्केंटाइल एजेंट होना चाहिए, जिसके पास में गुड्स का क्या है? पोजीशन है, या फिर ऐसी कुछ तो भी चीज आपके पास में जैसे ये कंफर्म हो कि गुड्स का पोजीशन आपके पास में। क्या चीज? सब ले टाइटल डॉक्यूमेंट, जिससे ओनरशिप दिखाया जा सकता है कि हाँ भाई साहब उस गुड्स के मालिक जो हैं उसकी अथॉरिटी है आपके पास में कि आप ये गुड्स को क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। ठीक है। टू द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। ये ध्यान से, पहली बात आप मर्केंटाइल एजेंट हो, दूसरी बात गुड्स या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके पोजीशन में है, और तीसरी बात ऐसा नहीं है कि मालिक से आप छीन के लेके आए थे वो डॉक्यूमेंट्स को, फिर आप एजेंट नहीं कहलाओगे। ठीक है। हो सकता है बाकी चीजों के लिए आप एजेंट होंगे, लेकिन ये वाली चीज अगर आप छीन के लेके आए हो या उनसे छुपा के लेके आए हो तो इस चीज के लिए ये नहीं कहा जाएगा कि आप एजेंट हो उसके। ये समझ में आया? ठीक है सर। एंड दूसरी बात, सेल मस्ट हैव बीन मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब आपको सामने वाले बंदे ने एजेंट के तौर पे अपॉइंट किया हुआ है, तभी आप ये वाला काम कर रहे हो। अगर पहले आप एजेंट के तौर पे अपॉइंट किए हुए थे लेकिन आपको एजेंट की पोस्ट से हटा दिया गया है और उस चीज का बदला लेने के लिए आपने क्या कहा? मैं इस बंदे की चीज को मार्केट में जाके बेच के आ जाऊंगा। ये समझ में आया? तो क्या ये वैलिड सेल कहलाएगा? क्या बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। और तीसरे वाली बात कि जो भी बंदा परचेज करने वाला है वो एजेंट के साथ में मिला हुआ नहीं है, वो गुड फेथ में काम कर रहा है। उसको नहीं पता कि भाई साहब जो मालिक है उसने इसको हटा दिया या नहीं हटाया या क्या है क्या नहीं है। मेरे को पता है कि ये बंदा एजेंट है, इसने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए, गुड्स भी पोजीशन में है इसके पास में, सब दिखा दिया, तो मेरे को कैसे पता चलेगा? तो बायर क्या कर रहा है? गुड फेथ में काम कर रहा है। नॉट हैविंग नोटिस दैट द एजेंट हैज नो अथॉरिटी टू सेल। उसको नहीं पता ये चीज के बारे में कि एजेंट के पास में अथॉरिटी नहीं है। मैं कैसे पता करूंगा गुड्स किसके पोजीशन में है? बोले उसके पोजीशन में।
क्या वो आपका एजेंट है? बोले हाँ सर वो मेरा एजेंट है। बोले ऐसा नॉर्मली दिख रहा था वो चीज के बारे में, ये समझा। अगर ऐसा भी रहा तो भले ही ओनर कोई और है, बेचने वाला अगर मर्केंटाइल एजेंट होता है तो बायर को जो गुड्स बेचा गया होगा मान लिया जाएगा कि ओनरशिप जो है वो आपने प्रॉपर्ली ट्रांसफर कर दी है। ये समझा? डन। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा लेकिन यहां पे आप यहीं पे ही ये काम कर सकते हो कि यहां पे क्या लिखोगे कि बायर जो है वो क्या कर रहा है? गुड फेथ में काम कर रहा है। ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट जो है उसके पास में क्या है? पोजीशन ऑफ गुड्स है। गॉट द पॉइंट? या तो बोले पोजीशन ऑफ गुड्स है और या फिर टाइटल डॉक्यूमेंट का पोजीशन है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो ये सेलर है ही इज एक्टिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब उसका काम ही वही है ना, यूजुअली उसका काम ही वही है। बोले क्या करना? मालिक की चीजों को मार्केट में ले जाके बेचना और या फिर उसमें डील करवाना, एज द केस में भी। ये समझा? ठीक। ओके, अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। क्या? तीसरा पॉइंट आपका आता है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। सर कोई एक चीज के एक से ज्यादा मालिक भी हो सकते हैं। हो सकता है ए नाम का हस्बैंड और बी नाम की वाइफ, ये दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया होगा? एक कार को बोले परचेज किया। ए और बी कौन कौन है? एक हस्बैंड है, दूसरा कौन है? दूसरी बोले उसकी वाइफ है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? कार को परचेज किया। दे आर द जॉइंट ओनर। लेकिन उस कार को यूज कौन करती है? बीवी यूज करती है, वाइफ जो है वो यूज करती है। बोले ठीक है। एक दिन बोले वाइफ को करनी थी शॉपिंग, उसने हस्बैंड से बोला कि मेरे को पैसा चाहिए। हस्बैंड ने बोला रोज रोज कहां से पैसा लाऊं? बोले आज शॉपिंग करना है, कल शॉपिंग करना है, हो गया बोले बहुत, मैं थक गया तेरे खर्चे उठाते उठाते। मान लीजिए ऐसा हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोल दिया। ठीक है। तो वाइफ ने क्या किया? वाइफ ने बोला ठीक है मत दो पैसा, कोई बात नहीं, ये कार को मैं मिस्टर सी को बेच देती हूं और वहां से जो भी पैसा बोले मेरे पास में आएगा कर लेंगे शॉपिंग, गुची पराडा अरमानी है ले आएंगे। बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ध्यान से सवाल ये है कि अगर बी ने सी को ये कार को बेच दिया है तो क्या सी नाम का जो बंदा है इस कार का वहां पे ओनर बन जाएगा क्या? सब बोले हाँ बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। कंडीशन क्या रहेगी भाई साहब? सबसे पहली बात तो क्या सही में जॉइंट ओनरशिप है? अगर बोले ए के नाम पे कार है और बी उसको बेचने की बात करे, भले ही वो उसकी वाइफ होगी, नहीं कर सकते। अगर ए और बी दोनों के नाम पे कार है तो ही ये चीज के बारे में आप सोच सकते हो। है सर? बोले ठीक है। दूसरा पॉइंट, एनी वन जॉइंट ओनर इज इन द सोल पोजीशन ऑफ द गुड्स। हाँ सर, कार कौन यूज करता है? बी ही यूज करती है, ए यूज नहीं करता है। ए के पास में अपनी खुद की कार है और या फिर वो बाइक से जाता है, लूना से जाता होगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब। विद द परमिशन ऑफ अदर जॉइंट ओनर। बोले हाँ कार बीवी यूज करती है और वो भी हस्बैंड के कहने पे। ठीक है। और बायर जो है सी नाम का जो बंदा है, जिसको क्या किया? बी नाम की बंदी ने सी को कार बेच दी। उसको क्या पता भाई साहब तुम्हारे मियां बीवी के बीच में क्या झगड़े चल रहे क्या नहीं चल रहे। वो बोलता है मेरे को पैसा पे करना था, मैंने बकायदा पैसा जो है वो पे कर दिया। बदले में बी ने बताया कि आई एम द ओनर ऑफ द कार, जॉइंट ओनर, उसने बताया पूरा का पूरा, तो मैं तो यहां पे बोले गुड फेथ में काम कर रहा हूं। ही इज एक्टिंग इन टू द गुड फेथ। मेरे को क्या पता बोले ये चीज के बारे में कि क्या है क्या नहीं है करके, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये समझा? तो ऐसे केस में जो ये सेल किया गया होगा ये क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ध्यान से, वन ऑफ द जॉइंट ओनर, यहां पे अपन नाम दे देते हैं हस्बैंड है। द अदर जॉइंट ओनर ये कौन है? ये बोले वाइफ है। ठीक है, वाइफ है जिसके पोजीशन में भी है, पोजीशन ऑफ गुड्स भी है। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। बेच रही है और जो बायर है ये क्या कर रहा है? ये बोले गुड फेथ में काम कर रहा है। इसका यहां पे कोई गलत इंटेंशन वगैरह नहीं है। ये समझ में आया? अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि हस्बैंड को वाइफ ने बोला पैसा दे, शॉपिंग करके आना है। हस्बैंड ने बोला मेरे पास में पैसा नहीं है, बहुत शॉपिंग करवा दी, अलमारी जाके देख तेरे कपड़े जो है ना उसका बोले पूरा का पूरा शॉपिंग किया जा सकता है। सॉरी शॉपिंग बोल रहा हूँ,
दुकान लगाई जा सकती है बोले उसकी। अब वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने यही वाली चीज अपनी फ्रेंड को बताई, बोले मेरा हस्बैंड जो है मेरे को खर्चा करने के लिए पैसा नहीं दे रहा, बोले मेरे को शॉपिंग करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। अब ये जो इसकी फ्रेंड है, इसकी नजर है किसके ऊपर, इसकी कार के ऊपर, बोले क्या मस्त कार है, बोले अगर ये कार बोले मुझे सेकेंड हैंड प्राइस में मिल जाए तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसा उसने सोचा। तो अब ऐसे केस में अगर इसके रॉन्ग इंटेंशन थे और गुड फेथ में ये काम नहीं कर रही है किसकी, वाइफ की फ्रेंड, तो फिर ये जो ओनरशिप है इसको प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो गुड फेथ में काम कर रही है तो टेंशन ही नहीं है सर, फिर तो बोले कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 4 वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि ये दो लोगों के बीच में ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये था ए और ये था बी, ठीक है। यहां पे मान लीजिए ये पहले वाला सेल हुआ, फर्स्ट सेल हुआ, ए ने क्या किया, बी को प्रॉपर्टी बेच दिया, बी ने क्या किया, ए को पैसा दे दिया, प्राइस दे दिया, ठीक है। लेकिन ये दोनों के बीच में जो सेल हुआ था ना, ये बोले फ्री कंसेंट से नहीं हुआ था। या तो बोले एक पार्टी ने दूसरे के साथ में फ्रॉड किया होगा, या तो एक पार्टी ने दूसरे के ऊपर दबाव डाला होगा, या तो एक पार्टी ने दूसरे को अनड्यू इन्फ्लुएंस किया होगा, और या तो बोले मिस रिप्रेजेंटेशन किया होगा। बोले हाँ सर। तो बोले जिसके साथ में ऐसा हुआ है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वॉइड कर सकता है। ये समझ में आया, ये सुन नो, बोले हाँ सर। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि बी नाम का जो बंदा है वो ए के पास में जाता है जिसके पास में एक विंटेज कार है। कौन से वाली कार है, विंटेज कार। तो बी ए को जाके कहता है कि ये कार मुझे बेच दे कालिया। ए कहता मैं नहीं बेचूंगा, ये विंटेज वाली कार है, आगे चल के इसकी कीमत जो है वो और अच्छी खासी बढ़ेगी, और मुझे बोले कार वार रखने का शौक है बोले, तो मैं अपनी कार को ये बेचने वाला नहीं हूं, ना आज बेचूंगा, ना कल बेचूंगा, ना परसों बेचूंगा। अगर ये स्क्रैप भी होती है तो इसको बोले मैं अपने ही पास में रखने वाला हूं। बी ने कहा ये गलत बात है, दे दे बोले ये कार, अगर नहीं देगा तो तेको मैं जान से मरवा दूंगा, ठीक है। इसके बदले में अगर तेको लगता है, एक काम कर, 20 लाख रुपए जो है वो मैं तेको देने को तैयार हूं। बंदूक कनपट्टी पे रख के 20 लाख रुपया जो है वो इसने इसको दिया और कार लेके आ गया। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि ए नाम का जो बंदा है ये क्या हो जाएगा यहां पे, सर ये बोले एग्रीव्ड पार्टी कहलाएगा, और इसके पास में ऑप्शन है कि ये क्या करेगा, ये बोले वॉइड कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। लेकिन इसके पहले कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करता, इस बंदे ने वही कार किसको बेच दी, नए बंदे को बेच दी, थर्ड पार्टी को बेच दी भाई साहब। और ध्यान से, ये जो थर्ड वाली पार्टी है यानी कि जो नया बायर है जिसको विंटेज कार बेची गई, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बोले गुड फेथ में काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये गुड फेथ, इसको पता ही नहीं भाई तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये कहता है मुझे क्या पता कि तुम दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो जेन्युइन हुआ है कि गलत हुआ है, मेरे को क्या पता बोले वो चीज के बारे में। मूवी देखी होगी आपने हेरा फेरी, पहले वाली शायद या नहीं दूसरे वाली, सेकंड वाली हेरा फेरी, ठीक है, जिसमें वो 17 गन्स वगैरह होती हैं, एक जन के यहां से चोरी करके लेके आता है, मार्केट में जाके बेचने जाता है। वो बोलता है वैसा मेरे को क्या पता कि चोरी वाली है कि क्या है क्या नहीं है करके। ये समझ में आए, तो ये ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या कहता है भाई साहब, वेयर अ पर्सन ऑब्टेन गुड्स अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बी नाम के बंदे ने गुड्स को एक्वायर कर लिया, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसको एक्वायर किया था वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट था, जिसको ये क्या कर सकता था, वॉइड कर सकता था। ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस वगैरह वगैरह से द सेल बाय सच पर्सन इज वैलिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये बंदा सेल करता है तो बोले ऐसे केस में सेल को वैलिड माना जाएगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन। ये 3 कंडीशंस क्या होनी चाहिए, पूरी होनी। पहली बात, सेलर हैज पोजेशन ऑफ द गुड्स। सेलर मतलब ये वाला सेलर, यहां पे इसे सेलर कहा गया। क्या आपके पास गुड्स है, बोले हाँ मेरे पास गुड्स है, बोले ठीक है। दूसरा, क्या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वॉइडेबल हुआ था, बोले हाँ सर वॉइडेबल वाला कॉन्ट्रैक्ट था।
ठीक है। तीसरा, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट हैव बीन रेसिंडेड एट द टाइम ऑफ सेल। ये ध्यान से भाई साहब, अगर सामने वाले बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड कर दिया है तो अब आप नहीं कर सकते। क्यों? एग्रीव्ड पार्टी जो था उसने रेसिंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। आर यू गेट द पॉइंट? ठीक है साहब। एंड द कॉन्ट्रैक्ट सॉरी द बायर शुड हैव एक्टेड इन द गुड फेथ। ये जो बंदा है ना, ये गुड फेथ में काम कर रहा है विदाउट नोटिस ऑफ द सेलर्स डिफेक्ट ऑफ द टाइटल। ये समझा? मतलब अगर किसी से जबरदस्ती करके आप ये गुड्स को ले भी रहे होगे, इसके पहले कि ये इसे क्या करने जाए, वॉइड करने जाए, बेटर होगा कि आप उसको किसी और को बेच दो। राइट? अगर आपने ऐसा किया तो सामने वाला बंदा जो है वो क्या बोलेगा, यार मैं तो गुड फेथ में काम कर रहा हूं, मेरे को क्या पता कि सामने वाला जो गुड्स है वो आपसे कोर्जन करके लेके आया था या किसी और तरीके से लेके आया था। इस बंदे ने मुझे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, बोले ये देखिए उस बंदे से मैंने परचेज कर ली, बोले इस चीज को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिखाया बोले मुझे। ठीक है, अब मैं कैसे मान लूं कि दो पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्जन से हुआ था या कैसे हुआ था? मैं तो वैलिड मान के चलूंगा। चोरी का होता तो भी शायद मैं मना कर देता। ये समझा? डन। तो ये हुआ आपका फोर्थ वाला पॉइंट। अगला पांचवा वाला पॉइंट ध्यान से, सेल बाय द सेलर इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स। मतलब ए नाम का बंदा है जो किसी गुड्स का ओनर है। ठीक है, वो तो बोले रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था कि गुड्स उसके गिर गए, और वो मिले किसको? वो बोले बी के पास में आ गए। किसके पास में आ गए? बी के पास आ गए। नहीं सॉरी, ये फाइंडर ऑफ गुड्स का पॉइंट नहीं है, ये दूसरे वाला पॉइंट है, तो ध्यान से देखिएगा। सेल बाय द सेलर इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, मतलब वापस से सर बोले ए नाम का बंदा है और बी नाम का बंदा है। ठीक है, ए नाम के बंदे के पास में एक मोबाइल है। क्या है उसके पास में? मोबाइल है, और ये मोबाइल बोले वो बी को बेचने की बात कर रहा है। बी जो है वो भी कहता है कि हाँ ठीक है मैं इस मोबाइल को परचेज करने को तैयार। गॉट द पॉइंट? लेकिन बी ने कहा कि एक काम कर, ये जो मोबाइल है ना, ये बोले एक बार मेरे को दे, मैं एक दो दिन देखता हूं उसको यूज करके, अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं इसको रखूंगा, और अदरवाइज मैं तेरे को ये जो मोबाइल है ये क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। ए ने कहा ठीक है। ठीक है, यानी कि मोबाइल का जो पोजीशन है वो किसके पास आ गया? बी के पास आ गया। अच्छा, दोनों के बीच में बात क्या हुई? बोले अगर मुझे ये फोन पसंद आया तो मैं तुझे कितने रुपए दूंगा? 20,000 रुपए दे दूंगा। कितना पैसा दूंगा? बोले 20,000 रुपए दे दूंगा। अब मान लीजिए कि बी के पास में ये मोबाइल जो है वो आ गया, एक दिन वो यूज कर रहा था, तो बी का ही फ्रेंड जो कि है सी, वो बोले बी से ऐसे नॉर्मली मिलने के लिए जाता है, उसके हाथ में एक नया मोबाइल देखता, बोले अरे वाह ये वाला मोबाइल किडनी बेच के लाया क्या? बोले नहीं नहीं सेकेंड हैंड वाला लिया है, 20,000 रुपए में लेना, यार उसने प्राइस नहीं बताया, ऐसा ऐसा है। बोले सी ने बी से कहा कि इसी मोबाइल के मैं तेरे को 25,000 रुपए दूंगा, ये मोबाइल जो है वो क्या कर दे, तू मुझे बेच दे। ये ध्यान से, ए ने इस मोबाइल का जो पोजीशन है वो किसको दिया था? बी को दिया था। लेकिन क्या बी नाम का जो बंदा है वो यहां पे मालिक बन गया क्या? नहीं साहब, ये मालिक तो नहीं बना है। फिर ध्यान से सुनिएगा, बी ने क्या किया? इसी मोबाइल को बेच डाला। किसको बेचा? सी नाम के बंदे को बेचा। और सी नाम का जो बंदा है ये किस में काम कर रहा है? सही, गुड फेथ में काम कर रहा है। सी नाम के बंदे को पता ही नहीं है कि ये ए से कितने रुपए में इस चीज को लेके आया है, क्या दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, या ए नाम का जो बंदा है वो बी को ओनर बना चुका है या नहीं बना, इसको नहीं पता ये चीज के बारे में। तो ध्यान से देखिए क्या कहता है भाई साहब। सब बोले अ सेलर और द मर्केंटाइल एजेंट जिसके पास में गुड्स का पोजीशन है या फिर टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, आफ्टर सेल कैन मेक अ वैलिड सेल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या चीज? सबसे पहली बात, द सेलर मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स बिफोर द सेल। मतलब जब बोले आप ये वाला सेल करने जा रहे हो तो क्या आपके पास में गुड्स है? बोले हाँ। या फिर गुड्स नहीं है तो क्या है? बिल है सर मेरे पास में मोबाइल का, मतलब आप ही मालिक हो, अदरवाइज बिल आपके पास में आता ही नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ही मस्ट बी इन पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ बायर। नहीं 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 नहीं, यहां पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, थोड़ी सी कहानी जो है ना वो क्या हो गई, चेंज हो गई। जस्ट अ सेकेंड सॉरी, वापस से सुनिएगा। क्या सर? बोले एक बंदा है जिसका नाम है ए और दूसरा बंदा है जिसका नाम है बी। ठीक है, ए के पास में क्या है? एक मोबाइल है,
क्या है, मोबाइल है। बी जो है वो ए के पास में जाता है और कहता है कि ये मोबाइल तू मुझे दे दे, इसके बदले में बोले मैं तुझे कितना पैसा दे दूंगा, बोले 20,000 रुपया जो है वो बोले मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है, बोले ठीक है भाई साहब। अब ये ध्यान से सुनिएगा, 20,000 रुपए सामने वाले ने उसको दे दिया और ए नाम का जो बंदा है वो यहां पे क्या है, सेलर है, और बी नाम का जो बंदा है वो यहां पे क्या है, सो बोले ये बायर है। ठीक है, 20,000 रुपए लेने के बाद में ए ने क्या कर दिया, बी नाम के बंदे को बना दिया ओनर। ठीक है, बट ये जो मोबाइल आपका था ना, इस मोबाइल का जो पोजीशन है वो अभी भी किसके पास में है, वो अभी भी ए के पास में। ये समझा, बोले ठीक है सर। और सी नाम का कोई बंदा आता है ए के पास में ऐसे ही बात बात करने के लिए, और सी नाम का बंदा ए से कहता है अरे यार क्या बात है, बढ़िया सा मोबाइल तेरे हाथ में। बोले हाँ, कितने का, बोले ये मोबाइल। मजाक मजाक में ए ने बोल दिया सी को कि अरे यार ये मोबाइल जो है ये तो बोले 25,000 रुपए का है, तेरे को लेना है क्या। अब ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला जो बंदा है ये इसका मालिक बन चुका है, क्योंकि इसने पैसा जो है वो इसको दे दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी जो मोबाइल है वो किसके पोजीशन में है, ए के पोजीशन में। ए ने कहा यार एक दिन रुक जा, इसका डेटा वेटा जो है वो मैं निकाल लेता हूं, मेरे काम का जो डेटा रहेगा, फिर बोले मोबाइल को मैं फॉर्मेट करूंगा, फॉर्मेट करके तेरे को मैं वापस कर दूंगा। बी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन इसके पहले कि ए इस मोबाइल का पोजीशन बी को देता, सी नाम का जो बंदा है वो पिक्चर में आ गया, जिसको ये नहीं पता कि ए ऑलरेडी ये मोबाइल को बेच चुका है। कर दो पॉइंट, इसके पास में क्या है, ये फोन है। अब सी को नहीं पता ये वाली चीज के बारे में, मतलब सी नाम का जो बंदा है ये क्या कर रहा है, ये बोले गुड फेथ में काम कर रहा है। ये समझा, बोले हाँ। अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, ए नाम के बंदे ने क्या किया, 25,000 रुपए ले लिए और मोबाइल का जो पोजीशन है वो बोले इस बंदे के पास में दे दिया, एंड उसी बंदे को क्या बना दिया, ओनर भी बना दिया। ठीक है, अगले दिन बी नाम का जो बंदा है वो ए के पास में जाता है, जाके कहते हैं मोबाइल दे। ए ने क्या किया, ए ने कहा एक काम कर यार, ये पकड़ 24,000 रुपया। 2 दिन के बाद में कितना, 24, तूने कितना दिया था, 20 दिया था। अरे बोले एक बंदा आया मेरे पास में सी नाम का, वो इसी फोन के 25,000 रुपये देने को तैयार हो गया, तो मैंने 25,000 रुपये में उसको बेच डाला। बी ने कहा ऐसे कैसे दे दिया तूने मेरा फोन उसको। अरे बोले तो क्या हो गया, तेरे को मैंने फायदा करा के दिया ना, 4,000 रुपये का बेनिफिट करा के दिया। बी बोलता है नहीं मेरे को नहीं चलता। बी ने क्या किया, बी जाता है सीधा सी के पास में और सी को जाके कहता है फोन मुझे वापस दे। सी ने कहा यार नहीं, ये फोन तो मैं तेरे को वापस नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकता, इसके मैंने पैसे पे किए ए को। तूने ए को क्यों पैसे पे किए, मालिक मैं हूं, तेरे को मेरे से बात करनी चाहिए थी। सी ने कहा ये पता कैसे चलेगा कि तू मालिक है, फोन का जो पोजीशन था वो ए के पास में था, मेरे को कैसे पता चलेगा कि तू मालिक है। फोन का जो पोजीशन था या फोन के जो बिल वगैरह थे वो ए के पास में थे। हाउ कैन आई कंफर्म दिस थिंग कि तू उसका मालिक है करके, मेरे को कैसे पता चलेगा ये चीज के बारे में। अभी ध्यान से सुनो, अगर सी नाम का बंदा यहां पे गुड फेथ में काम कर रहा है तो जो ट्रांसफर यहां ए ने किया है, जो वो नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि सी नाम का बंदा गुड फेथ में काम कर रहा है तो अब इस चीज को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, और ये जो सेल यहां पे हुआ इसको क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ये समझा क्या भाई साहब, ये ध्यान से देखिएगा वापस से क्या बोलता है भाई साहब, सेल बाय द सेलर। यहां पे इंपॉर्टेंट वाली बात जो मैंने पहले एग्जांपल दिया ना वो अगले पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा, यहां पे ए नाम का बंदा है जिसने बी को भी बेचा और जिसने सी को भी बेचा, यानी कि दोनों ही केसेस में ये है सेलर, ये है बोले आपका बायर 1 और ये है आपका बायर 2। ठीक है, बायर 1 जो है वो बेसिकली यहां पे ओनर ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन ए ने क्या किया, जिसके पास में गुड्स का पोजीशन था, उसने सी को यहां पे ओनर बनाने की बात करी। तो सवाल यह आया कि क्या सी को उन गुड्स का मालिक माना जाएगा जिसका मालिक होना चाहिए था किसको, बी को। तो क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। सब बोले अ सेलर और अ मर्केंटाइल एजेंट हु इज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स और द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर सेल कैन मेक अ वैलिड सेल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या, पहला, सेलर मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, या फिर उसके पास में क्या होने चाहिए, टाइटल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कब, बिफोर सेल, ये सेल करने के पहले, सी को देने के पहले।
ठीक है। दूसरा, ही मस्ट बी इन पोजेशन विद द कंसेंट ऑफ बायर। हाँ सर, बायर ने ही उसके पास में छोड़ा था, ठीक है, बोले डेटा वेटा निकाल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन कैपेसिटी ऑफ द एजेंट एंड नॉट बेली, ठीक है। फिर उसके बाद में द बायर मस्ट नॉट हैव नोटिस ऑफ द प्रीवियस सेल। मतलब ये वाला जो बायर है ये क्या कर रहा है, ये बोले गुड फेथ में काम कर रहा है। ये किस में काम कर रहा है, ये गुड फेथ में काम कर रहा है। ये बोलता है मुझे नहीं पता ये चीज के बारे में कि क्या है क्या नहीं है करके, तुम लोगों के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुआ क्या ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ये समझ में आया। बोले ठीक है साहब, चलिए लेट्स मूव अहेड। ये देखेंगे यहाँ पे सब, बोले ये है आपका सेलर ए, जिसने पहले तो बोले इसको सेल कर दिया, फिर दूसरा जो सेल किया वो इसने इसको किया, नए वाले बायर को, ठीक है। बी जो है वैसे तो ओनर है, एज प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड, ठीक है। बट ए सेलर इन द पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, मतलब जब ये वाला सेल हो चुका है तब भी बोले गुड्स किसके पास में है, ए के पास में है, और उसने क्या किया, ये बंदे को सेल किया। तो अगर ये वाला बंदा क्या कर रहा है, बोले ये बंदा गुड फेथ में काम कर रहा है। अगर ये बंदा गुड फेथ में काम कर रहा है तो ऐसे केस में जो यहां पे नया वाला ट्रांसफर किया गया है इसे क्या माना जाएगा, वैलिड मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैसा, सेल बाय द बायर इन पोजीशन ऑफ द गुड्स। सेम वही वाला एग्जांपल जो मैंने पहले आपको दिया था, इसने इसको बेचा और इसने क्या कर दिया, किसी और को बेच दिया। ये समझ में आया। ए नाम का जो बंदा है इसने इसको बेच दिया और बी नाम का जो बंदा है उसने इसको बेच दिया। क्या ऐसा हो सकता है, यस इट कैन बी डन। लेकिन फर्क क्या था, ये ध्यान से, यहां पे मैंने आपको बताया ए नाम का बंदा है जो कि एक मोबाइल का मालिक है, बी ने कहा मैं इसको खरीदने को तैयार हूं लेकिन एक दिन मैं इसको अपने पास में रख के देखूंगा क्या ये गुड सही है क्या। बोले ठीक है साहब, ठीक है। दोनों के बीच में एग्री क्या हुआ, बोले 20,000 रुपए दूंगा। ए ने कहा हाँ ठीक है। लेकिन जब बी के पास में उसका सी नाम का फ्रेंड आया तो सी ने क्या कहा कि ये फोन के मैं 25,000 रुपीज देने को तैयार हूं, ये फोन तो मुझे बेच दे। बी ने एग्री कर लिया, ठीक है। तो अगर ये ट्रांसफर यहां पे सी को किया गया होगा, अगर सी यहां पे गुड फेथ में काम कर रहा है तो इसे क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझा ध्यान से। A buyer or his agent who is in possession of the goods before sale, सॉरी ये वाला सेल होने के पहले अगर गुड्स आपके पोजीशन में हैं, कैन मेक अ वैलिड सेल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या क्या, पहला बायर के पास में पोजीशन है, ठीक है, बिफोर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। पोजीशन जो है वो सेलर के कंसेंट के साथ है, हाउस सेलर ने ही दिया था। और तीसरा, बायर जो है यानी कि ये वाला बायर सी जो है न्यू बायर, एक्टिंग इन द गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट इन द राइट ऑफ द सेलर। ये समझ में, उसको नहीं पता कि ऐसा कुछ वहां पे पंगा हुआ है करके। अंडरस्टूड द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रीसेल बाय द अनपेड सेलर। ये ध्यान से, क्या सर, बोले ए नाम का बंदा और बी नाम का बंदा, दो लोग हैं। ए के पास में मोबाइल है, ठीक है, बी ने कहा यार तेरा मोबाइल मुझे चाहिए, दोनों थोड़ा दूर रहते हैं, क्या करते हैं, दूर रहते हैं। ए ने क्या किया, फोन पे, सॉरी बी ने क्या किया, फोन पे ए से कन्वर्सेशन किया। बी ने कहा कि तू फोन की डिलीवरी जो है मेरे घर पे करवा दे, मैं तुझे पूरा 20,000 रुपये जो है वो दे दूंगा, ठीक है। अब ये ध्यान से, कितना पैसा देना है, बोले 20,000 रुपये। अब ए नाम का जो बंदा है वो डिलीवरी करवा ही रहा था कि उसको ये समझ में आ गया कि सामने वाला बंदा पैसा देने वाला नहीं है, या फिर सामने वाले बंदे ने क्या किया, 5,000 रुपए एडवांस के तौर पे दिया और बाकी बोले 15,000 रुपए मैं कब दूंगा, जब बोले गुड्स तू मेरे घर पे पहुंचा देगा, ठीक है। ए ने क्या किया, एक बंदे को कहा ये ले मोबाइल और ये मोबाइल लेके क्या कर, बी के घर पे जाके दे के आ जा। और ए ने बी को फोन कर दिया, अरे तेरा मोबाइल मैंने यहां से भिजवा दिया है, 1 घंटे में तेरे को मिल जाएगा, पैसा जो है वो उसी को दे देना, या फिर एक काम कर मुझे पेटीएम कर दे। बी ने कहा मेरे पास में 5,000 रुपए ही थे और पैसा नहीं है, और पैसा मैं तेरे को दे नहीं सकता हूं। ए ने क्या किया, इमीडिएटली फोन किया उस कैरियर वाले को, उसको कहा मोबाइल लेके वापस आ जा। ए ने क्या कर दिया, उस मोबाइल को या तो अपने पास में जब्त कर लिया या पहले से ही उसके पोजीशन में था, या जब ट्रांजिट हो रहा था ए से बी के पास जा रहा था उसने रास्ते में उसको क्या करवा दिया, रुकवा दिया। गॉट द पॉइंट। ए ने कहा मैं दूसरा कोई बायर ढूंढता हूं, सी नाम का बंदा,
ठीक है। सी से कहा एक काम कर, क्या 15,000 रुपए में ये मोबाइल खरीदेगा क्या? सी ने कहा ठीक है ले लूंगा, सस्ते में मिल रहा है, 20,000 में मार्केट में मिलता है, तू 15 में दे रहा है, दे दे। तो सी ने क्या किया, 15,000 रुपए इसको पे कर दिया, और ए ने वही मोबाइल का ओनरशिप जो है, जिस मोबाइल का ओनर वो ऑलरेडी किसी और को बना चुका था, बिल वगैरह दे दिया या जैसा भी है, ओनर उसको बना चुका था, उसी चीज को वो क्या कर सकता है, किसी और को। क्यों? अनपेड सेलर है ना भाई साहब, पैसा मिला नहीं बोले अभी तक मुझे, ये समझा? तो ध्यान से, अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स कैन रीसेल द गुड्स ऑलरेडी सोल्ड बाय हिम प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला, मैंने तेरे को मालिक बना दिया, तेरे को पैसा पे करना चाहिए था, वो तूने नहीं किया। दूसरी बात, अगर गुड्स मेरे पोजीशन में नहीं होगा तो मैं उसको बेचूंगा कैसे? गुड्स क्या होने चाहिए? वो बोले अपने पोजीशन में रहने चाहिए। और तीसरा, ही मस्ट हैव एक्सरसाइज्ड हिज राइट लीन और द स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये ध्यान से भाई साहब, अगर गुड्स सामने वाले के पोजीशन में आ चुका है और फिर वहां से अगर आप लड़ाई झगड़ा करके लेके आ रहे होंगे तो कोई मतलब नहीं आता है। गुड्स क्या होने चाहिए? आपके पोजीशन में रहने चाहिए, या फिर ट्रांजिट हो रहा था आपने रास्ते में उसको क्या करवा दिया, रुकवा दिया, ऐसा कुछ तो भी रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई साहब फाइंडर ऑफ द गुड्स, 8वें वाला पॉइंट। कौन सा? फाइंडर ऑफ द, सर ए नाम का बंदा बोले रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, और रास्ते में उसका बटुआ जो है, पर्स जो है, वॉलेट जो है, ठीक है, या मोबाइल लगा लीजिए, वो गिर गया। गिरने के बाद में किसको मिला? बोले बी नाम के बंदे को मिला भाई साहब। सॉरी, किसको मिला? बोले बी नाम के बंदे को मिला। अच्छा, बी नाम का जो बंदा है उसने क्या किया? उसने सबसे पहली बात एफर्ट्स लिए ये पता करने के लिए कि भाई साहब ये जो वॉलेट है, इस वॉलेट का मालिक कौन है। न्यूज़पेपर में शायद एडवर्टीजमेंट दिया उसने, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने के लिए उसको 1,000 रुपए का खर्चा लग गया। फिर उसके बाद में ए नाम का जो बंदा है उसने बताया कि अरे मैं इस चीज का मालिक हूं, बोले लेकिन यार मैं तो दूसरे शहर में हूं, बोले फिलहाल, तो एक काम कर सकते हो क्या, मैं बोले तुमको एड्रेस देता हूं, क्या तुम ये वाली चीज मेरे पास में कुरियर करवा दोगे? तो ध्यान से, 1,000 रुपए एडवर्टीजमेंट देने का, और फिर बोले 500 रुपए यहां पे लगा कुरियर करने का। बी ने कहा हाँ ठीक है करवा देता हूं, लेकिन एक काम करो, मुझे ना 1,500 रुपए का पेटीएम कर दो, तुम्हारा वॉलेट है सही सलामत मैं तुम्हारे यहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन 1,500 रुपए का मुझे क्या कर दो, पेटीएम कर दो। ए ने कहा यार उतने का तो उसमें सामान नहीं है, ठीक है फिर रहने दो, तो रहने दो, फिर अगर उतने का सामान नहीं है तो नया वॉलेट ले लेना, बोले ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जो खर्चा मेरा यहां पे लगा है, इस खर्चे का मैं क्या करूं? और ये लॉफुल वाला खर्चा है भाई साहब, मुझे लगा था ये वाली चीज का कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है, तुम्हारा डेबिट कार्ड है, तुम्हारा आईडी प्रूफ वगैरह है, तुमने कहा नहीं नहीं वो उसका बोले मैंने कॉपी बनवा के रखा हुआ है, और जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसको बोले मैं ब्लॉक करवा दूंगा, और 400-500 रुपए उसके अंदर होंगे, कोई बात नहीं, बोले वो चले गए, नहीं है बोले उतने का, अगर नहीं है तो ठीक है छोड़ दो फिर उस चीज को। आप ये क्यों बोल रहे हो कि मेरे को वॉलेट आप वापस कर दो, फेंक दो उसको, या मान लो कि वो फिका गया करके। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से क्या कहा गया सर, बोले अगर ये वाला बंदा है जो कि फाइंडर ऑफ गुड्स है, ठीक है, वॉलेट का नहीं, यहां पे बात करते हैं किसके बारे में, मोबाइल के बारे में, ठीक है। ए ने कहा कि मैं ये पैसा नहीं दे सकता हूं, 1,500 रुपए मैं आपको पे नहीं करूंगा, तो ये बी नाम का जो बंदा है वो क्या कर सकता है, यही वाली चीज को किसी तीसरे बंदे यानी कि सी को ट्रांसफर कर सकता है। क्या करूं? बोले भाई साहब ए नाम का जो बंदा, उसको मैंने फोन किया कि भैया तेरी चीज है ले ले वापस, बस मेरा जो खर्चा लगा हुआ है जेन्युइन खर्चा, लॉफुल खर्चा, ठीक है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने के 1,000 रुपए लगे, और अगर मैं आपको बोलूं कि 15,000 रुपए पे कर दो या 1,500 रुपए पे कर दो, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, वो अनलॉफुल है। गॉट द पॉइंट? लेकिन जो लॉफुल खर्चा मेरा लगा है, अगर वो पैसा मैं मांगने की बात करूं तो बोले क्या दिक्कत है, दे दो भैया मेरा पैसा, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि जो बंदा फाइंडर ऑफ गुड्स होगा, जिसको गुड्स मिले, मालिक कोई और था, मिला किसी और को, ठीक है। अब फाइंडर ऑफ द गुड्स स्टैंड्स इन द पोजीशन ऑफ बेली, मेरे पास में आपके गुड्स रखे हुए हैं ऐसा मान लीजिए, ठीक है। ही इज वैसे तो नॉट एंटाइटल्ड टू द ओनरशिप ऑफ द गुड्स फाउंड, बट ही कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू द बायर। यहां पे बी नहीं आएगा, ये क्या है, द बायर,
देन ही हिमसेल्फ हैज अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन एज फॉलोज। क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन। पहला, ओनर को या तो बोले ढूंढा ही नहीं जा पा रहा है, मेरे पास में एड्रेस ही नहीं बोले उसका, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दिया था फिर भी मालिक नहीं मिला, बेच दो बोले, ठीक है। दूसरा, या फिर वो मिला लेकिन बोले ही रिफ्यूजेस टू पे द चार्जेस, पैसा वैसा नहीं दूंगा बोले, चीज तेरे को मिल गई है, एक काम कर कुरियर करवा दे, सर कुरियर का पैसा वो भी नहीं दूंगा बोले, नहीं मेरे पास उतना पैसा, ठीक है सर आप मत दो, मैं किसी और को बेच देता हूं। और या फिर जो गुड्स मुझे मिले हैं वो कौन से वाले हैं? पेरिशेबल वाले। किसी का बेचारे का 5 केजी टमाटर का पैकेट जो है वो गिर गया, अब मैं ढूंढता बैठूंगा कि ओनर कौन है करके, एक काम करता हूं इसको मार्केट में बेच देता हूं, वहां से जो पैसा आएगा वो पैसा तुमको दे दूंगा मैं। पेरिशेबल भाई साहब, अगर वो खराब हो गया ना आपके कभी काम आने वाला है, ना मेरे कभी काम आने, ना किसी और के काम आने वाला है। तो अगर पेरिशिंग नेचर का होगा मतलब खराब होने वाला, जल्दी खराब होने वाला, राइट। तो उसको रख के क्या करेंगे? बेटर है बेच देते हैं, भले ही मैंने आपका कंसेंट नहीं लिया होगा उसके बावजूद। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ये ऐसा किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि पेरिशेबल वाले गुड्स थे। दूसरा, इफ द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन फाइंडिंग द रियल ओनर एंड इन प्रिजर्विंग द गुड्स फाउंड अमाउंट टू एटलीस्ट 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स फाउंड, तो भी कर सकते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा। क्या सर? बोले ए नाम का बंदा है, उसका बोले एक डॉग था, गुम गया। डॉग जो है वो किसको मिला? बी नाम के बंदे को मिला। अब बी ने क्या किया? 2 टाइप का खर्चा किया, एक तो बोले ओनर को फाउंड करने का मतलब ढूंढने का, दूसरा डॉग है तो डॉग को खाना खिलाने का, दूध वगैरह जो भी लगा लीजिए 15 दिन का खर्चा, ये बोले हो गया 500 रुपए का, और ओनर को ढूंढने का खर्चा कितना हो गया? 500 रुपए का। अब ये ध्यान से सर, अगर ये जो कुत्ता है, ये जो डॉग है, ये है मान लीजिए कुल मिला के 2000 रुपए का, और खर्चा जो है वो कितने का हो गया? बोले 1000 रुपए का खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। सर ये कितना खर्चा हो गया? सर दिस इज 50%। तो ऐसे केस में आप डॉग को बेचोगे नहीं, लेकिन अगर जो आपका खर्चा हुआ है वो डॉग की वैल्यू का, या जो भी चीज आपको मिली है उसकी वैल्यू का 2/3 है, मतलब 67% लगा लो सीधा सीधा, तो बोले आपको मालिक को पूछने की भी जरूरत नहीं, आप मार्केट में उस चीज को बेच दीजिए, या फिर मतलब डॉग लवर्स को बेचिएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट में, समझ रहे हो आप जो भी मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया? तो ये 4 सिचुएशंस है जिसमें बोले आप किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, और वैलिड ओनरशिप जो है वो बोले आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट आता है सेल बाय द पॉनी। पॉनी याद है बेटा? प्लेज करने की बात की थी अपन ने, हमने कहा था एक बंदा है जिसको आप पॉनर नाम दे रहे हैं, एंड वो किसी प्रॉपर्टी का ओनर भी है, इसको पैसे की सख्त जरूरत थी, तो वो जाता है किसके पास में? पौनी के पास में जाता है, और उसके पास में अपने गुड्स को रखता है, और बदले में क्या करता है? पैसा ले लेता है। मान लीजिए 10,000 रुपये लिया, और अपना मोबाइल था या कैमरा लगा लीजिए आप, वो क्या कर दिया? गिरवी रख दिया, और क्या कहा? बोले मैं 1 महीने के बाद में आऊंगा, 1 महीने के बाद में ये 10,000 रुपये आपको मैं वापस कर दूंगा, और कैमरा जो है वो मैं वापस ले जाऊंगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले हाँ सर। सर बोले वैसे अगर आप बात करोगे तो ये जो भी ट्रांजैक्शन यहां पे हुआ है, इसमें जो आपका पौनी है ये बेसिकली क्या है? बेली है। मतलब आपकी जिम्मेदारी क्या है? जब तक के अगला महीना नहीं आता है, वो बंदा पैसे लेके नहीं आता है, ये चीज को आप संभाल के रखना, और जैसे ही वो बंदा आ जाएगा अगले 1 महीने के बाद में, तो आप उसको ये गुड्स को इसी हालत में वापस कर देना, और बदले में अपना पैसा जो है वो ले लेना। गुड्स को संभाल के भी रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैमरा टूट गया करके। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन पॉइंट ऐसा है सर, बोले 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, बंदा आया ही नहीं। बोले अगर ऐसा होता है कि बंदा आपका जो है वो आया ही नहीं, तो भाई साहब ये जो पौनी रहेगा अपने नुकसान को रिकवर करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को क्या कर सकता है? ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है।
यस और नो भैया, मेरा नुकसान हो उसका क्या करूं, बोले वो नुकसान की भरपाई करना पड़ेगा ना। अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, बोले कैमरा जो है इसने थर्ड पार्टी को बेचा, थर्ड पार्टी ने जो पैसा यहां पे दिया वो दिया मान लीजिए कितना, 40,000 रुपए, राइट। अब बेचने के बाद में जो ओरिजिनल वाला ओनर था ये आता है पौनी के पास में और कहता है ये लो आपका 10,000 रुपया। पौनी ने कहा सॉरी सर, गुड्स को मैं बेच चुका हूं, वहां से मेरे को 40,000 रुपए आए थे, बचे हुए जो आपके 30,000 रुपए हैं ये बोले आप लेके चले जाओ, लेकिन गुड्स तो बेच दिए। पॉनर ने कहा ऐसे कैसे बेच दिए, पॉनर ने कहा बताओ किसको बेचे। पॉनर पहुंचता है थर्ड पार्टी के पास में और जाके कहता है कि वो कैमरा मेरा है, प्लीज मुझे मेरा कैमरा वापस कर दो। थर्ड पार्टी कहता है सॉरी सर, माफ कीजिएगा, मैं गुड फेथ में काम कर रहा हूं, ठीक है। सामने वाले बंदे ने आपको पूरा टाइम दिया था, आपने वो टाइम पीरियड में अगर पैसा वापस नहीं किया होगा तो पौनी अपने लॉस को रिकवर करने के लिए क्या करेगा, ये चीज को बेचेगा, ठीक है। तो अभी राइटफुल ओनर की बात अगर की जाए तो कौन बन जाएगा, थर्ड पार्टी बनेगा। हाँ, ये पैसा क्लेम करने की बात आप जरूर कर सकते हो, जो एडिशनल वाला पैसा होगा उसको लेने की बात आप जरूर कर सकते हो, लेकिन आप ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी लेने की बात यहां पे नहीं कर सकते। ये समझा, देखिएगा पर ध्यान से क्या कहता है। जनरली पॉनी ऑफ द गुड्स इज लाइबल टू रिटर्न द गुड्स टू द पॉनर व्हेन द डेट इज रिपेड। जब बोले सामने वाला 10,000 रुपए दे देगा, आपको गुड्स को वापस करना पड़ेगा। बट इफ पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ द गुड्स एंड repayment of the loan and interest thereon, pawnee may sell the goods which are pledged with him, ठीक है। the person buying the goods from such pawnee good title to the goods, उसको अच्छा टाइटल मिलता है, ये समझा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला 10th वाला पॉइंट, सेल बाय द असाइनी और रिसीवर। क्या हुआ सर, बोले वापस से ए नाम का एक बंदा था जिसके पास में वापस से एक कैमरा था, बोले लेकिन ए नाम का जो बंदा है वो क्या हो गया, वो बोले इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट होने के बाद में ए की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसके पास में चली जाएंगी, सब बोले वो रिसीवर के पास में चली जाएंगी। रिसीवर और या फिर जो कोर्ट असाइनी अपॉइंट करेगा उसके पास में चली जाएगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, सब बोले ये इसी प्रॉपर्टी को नीलाम करेगा मार्केट में, थर्ड पार्टी जो भी रहेगी उसको ये चीज को बेच देगा। और ये थर्ड पार्टी जो भी पैसा यहां पे देती है उस पैसे से जो ए नाम का बंदा है उसके जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स ऑफ ए, उनको उधार चुका देगा। लेकिन सवाल ये है, एक बात बताओ, क्या रिसीवर या असाइनी ओनर है क्या प्रॉपर्टी के, बोले नहीं सर। ओनर कौन था, ओनर तो बोले ए ही था। तो क्या उनके पास में अधिकार रहेगा कि आप थर्ड पार्टी को ओनर बना पाओ, आंसर इज यस, लॉ में बोला गया। क्यों, क्योंकि ये अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे। क्या कहा गया है, जो पैसा यहां पे थर्ड पार्टी से आएगा, मान लीजिए 40,000 रुपए यहां पे आया, ये 40,000 रुपए रिसीवर अपने जेब में नहीं डालने वाले, तो क्या करेंगे सर, ये पैसा क्रेडिटर्स को दिया जाएगा। किसके क्रेडिटर हैं सर, ए नाम के जो बंदा है ना उसके क्रेडिटर हैं। बेसिकली अपने क्रेडिटर्स को पैसा आप ही को देना चाहिए था, लेकिन चूंकि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, मतलब उनको पैसा देने के लिए आपके पास में पैसा है ही नहीं। ये समझ में आया, डन। तो क्या कहता है भाई साहब, सब बोले जो रिसीवर या लिक्विडेटर इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो जिस बंदे को अपॉइंट किया जाता है वो क्या कहलाता है, लिक्विडेटर कहलाता है, ठीक है। दे आर नॉट द ओनर, दे डज नॉट गेट द ओनरशिप ऑफ द गुड्स ऑफ द इंसॉल्वेंट बट कैन सेल हिज गुड्स। क्यों, क्योंकि वो गुड्स को बेच के आप ही के जो क्रेडिटर्स है उन्हीं को पैसा जो है वो क्या करना, अपने को पे करना है, बोले ठीक है साहब। द पर्सन बाइंग द गुड्स गेट्स अ गुड टाइटल टू सच गुड्स। ये समझ में, यानी कि ये थर्ड पार्टी को कल को जाके ये नहीं बोला जा सकता कि आप ओनर नहीं हो, क्योंकि माना कि रिसीवर ने गुड्स को बेचे होंगे पर गुड्स किसके थे, ए के थे। अरे बोले माना कि रिसीवर यहां पे गुड्स को बेच रहा होगा पर वो ए के बिहाफ पे ही बेच रहा है ताकि ए का जो उधार होगा उसको चुकाया जा सके। ये समझ में आया क्या भाई साहब। तो ऐसे कुल मिला के 10 अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें ये वाला काम आपका होगा कि अगर कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर नहीं भी है तो वो किसी और बंदे को ट्रू ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। लास्ट आता है भाई साहब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम निभा दिया। आपको पैसा पे करना था, आपने वो पे कर दिया, सामने वाले को गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर करना था, वो कर दिया, उसे क्या कहा जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखिएगा, इट मींस एज रिगार्ड्स द सेलर
डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर of the quantity at place in the manner agreed upon, and as regards the buyer acceptance of the delivery of the goods validly होना चाहिए, ना कि validly tendered and paying the price at the time and place agreed upon. ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, क्या कहा गया सर? बोले ए नाम का बंदा था, बी नाम का बंदा था, ए गुड्स को बेच रहा था, बी जो है वो गुड्स को बाय कर रहा था। बी ने क्या कहा ए से? बी ने कहा ए से कि मुझे कोई तो भी गुड्स चाहिए जो कि स्पेसिफिक क्वालिटी में होने चाहिए, जो कि स्पेसिफाइड क्वांटिटी में होने चाहिए। क्वालिटी भी बता दिया, क्वांटिटी भी बता दिया, फिर उसके बाद कहां डिलीवर करना है वो भी बता दिया, कौन से टाइम पे चाहिए वो भी बता दिया, राइट? तो ये चारों बातों को ध्यान में रखते हुए सेलर की जिम्मेदारी क्या है कि आप ये कहां तक पहुंचाओगे? बायर तक पहुंचाओगे। कौन सी क्वांटिटी में सर? जो बताई गई थी। कौन सी क्वालिटी में? जो बताई गई थी। कौन सी जगह पे? जो बताया गया था। कौन से टाइम पे? जो बताया गया था। आई यू गेटिंग द पॉइंट? सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे मांगा गया था बढ़िया क्वालिटी के, आपने प्रोवाइड कर दिया लो क्वालिटी के। आपसे मांगे गए थे 100 यूनिट्स, आपने दिए 70 यूनिट्स। आपसे मांगा गया था कि मेरे ऑफिस में लाके दे देना, आप उसके घर पे लेके चले गए। आपसे मांगा गया था कि दिन में 10 से 6 बजे के बीच में लेके आना, आप रात को 10 से 6 सुबह 6 के टाइम पे आप क्या कर रहे हो? वो चीज को उसके यहाँ पे लेके जा रहे हो। तो क्या ये मान लिया जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर दिया? आंसर इज नो, नहीं माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड ए ने कहा अगर आपको सो एंड सो गुड्स इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चाहिए तो बोले आपको मुझे 10,000 रुपया जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन 10,000 रुपए, ये ध्यान से भाई साहब, 10,000 रुपए जो पे करने हैं वो बोले पहली बात तो ये कि लीगल टेंडर मनी रहना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात जगह भी बता देगा भाई साहब। क्या बी ऐसा बोल सकता है क्या? आ जाना घर पे लेके चले जाना। अगर ए को वो बात एग्री है तो ठीक है, आ जाएगा घर पे लेके चला जाएगा। दूसरा, आपने कहा 10,000 रुपए चाहिए, एक काम कर मेरे पास ना एक एक रुपए के 10,000 कॉइन्स हैं, वो लेके जा। अरे भाई साहब क्या बातें कर रहे हो आप? अगर थोड़े बहुत कोई चिल्लर होंगे, जैसे आपने बोला 5, 10, 15, 20 रुपए जो है वो चिल्लर है, ये ले जाओ साथ में, तो अलग बात होती है। आपने क्या बोला? 10,000 रुपए के कॉइन। अगर ए को वो बात भी एग्री होगी तो वो भी चलेगा, अदरवाइज कॉमन सेंस की बात क्या है? 500 के 100 के जो नोट रहेंगे वो आप दोगे, जो आज की डेट में क्या है चलन में। 200 वाले भी चलेंगे, पर पुराने वाले 500,000 चलेंगे क्या? ना, नहीं चलेंगे। तीसरी बात ये कहता है टाइम। सर 1 महीने के अंदर मेरा पैसा दे देना, तो आपको कितने महीने देना पड़ेगा? 1 महीने के अंदर अंदर पैसा देना पड़ेगा। अगर आपने ये सारी कंडीशंस को कंप्लाई करते हुए पैसा दे दिया, मान लिया जाएगा कि आपने अपना परफॉर्मेंस कर दिया। सेम थिंग फॉर द सेलर, अगर ये कंडीशंस को कंप्लाई करते हुए आपने गुड्स को दे दिया, उसकी डिलीवरी आपने प्रोवाइड कर दी, मान लिया जाएगा कि आपने क्या कर दिया? अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, ठीक है? तो इस संदर्भ में बोले ड्यूटीज क्या क्या है सेलर की और बायर की। तो ध्यान से, सेलर की बात अगर की जाए तो गुड्स डिलीवर करना है, एंड बायर की बात की जाए तो बोले आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेलर लेके आ रहा लेकिन आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। एक्सेप्ट भी करना है और उसके लिए पेमेंट भी करना है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, द सेलर शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव possession of the goods to the buyer in exchange for the price, and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for the possession of the goods। ये बोले आपको करना है। दोनों को अपने अपने जिम्मेदारी जैसे मैंने यहां पे बताया है ये बोले आपको निभानी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा दोनों पार्टीज ने कर दिया तो मान लिया जाएगा आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है और आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, ऐसा मान लिया जाएगा। ये समझ में आया भाई साहब? दैट्स इट। तो यहां पे आपका जो ये चैप्टर है, जो ये टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नंबर 6, ये भी यहां पे आपका होता है कंप्लीट। अगला जो टॉपिक आपका होगा 7 वाला, जो कि बात करता है डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में, राइट? इसके बारे में बात करेंगे अपन अगले वाले क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।